हेलो, आई एम आदर्श पांडे। आई वुड लाइक टू टीच यू आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का चौथा चैप्टर जो है हमारा वो एयर रेफ्रिजरेशन है। और बाकी 3 चैप्टर का वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में बना के रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में डाल दिया है। आप वहाँ जाकर 3 चैप्टर का देख सकते हैं वीडियो। तो एयर रेफ्रिजरेशन की हम बात करें तो एयर रेफ्रिजरेशन होता क्या है? एयर रेफ्रिजरेशन जो है वो बहुत ही पुराना, बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म है, बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है रेफ्रिजरेशन का। ये बहुत ही ओल्ड मतलब बहुत ही पुराने समय में रेफ्रिजरेशन का मेथड ये यूज किया जाता था। इनमें जो रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, पूरा ही गैसियस फॉर्म में होता है थ्रू आउट द होल प्रोसेस। ठीक है। और इनकी मेन जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि सीओपी जो इसका होता है बहुत ही लो होता है। सीओपी लो होता है और उसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है, जो इसका रनिंग कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो एयर रेफ्रिजरेशन का जो है वो 2 कैटेगरी है, 2 कैटेगरी में इनको विभाजित किया गया है। कैटेगरीज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन। कैटेगरीज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन। एयर जो रेफ्रिजरेशन है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ओपन एयर रेफ्रिजरेशन, दूसरा है क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन। पहला है ओपन एयर रेफ्रिजरेशन, दूसरा है क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन। ओपन एयर रेफ्रिजरेशन क्या होता है? ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसमें कि जो रेफ्रिजरेंट है वो एटमॉस्फेयर के में टच में आ जाए, एटमॉस्फेयर के सरफेस के टच में आए, उसे हम ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि कोई रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं कि वो किसी पाइप में ही फ्लो कर रहा है। ठीक है। वो पाइप दोनों तरफ से ओपनली है। ठीक है। अब भाई जब ओपन है तो उसमें एयर भी प्रवेश करेगा। जो एयर प्रवेश करेगा वो एटमॉस्फेरिक एयर होगा, और एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो इस रेफ्रिजरेंट के सरफेस को टच करेगा। ठीक है। जब एटमॉस्फेयर का एयर जो है वो रेफ्रिजरेंट के सरफेस को टच करे तो उसे हम ओपन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन क्या होता है? क्लोज्ड एयर में पूरी जो पाइप वो है भर के चलती है, पूरी जो पाइप है वो भर के चलती है। पूरा रेफ्रिजरेंट जो होगा हमारे पाइप के पूरे सरफेस पे और रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, पूरी भर के चलेगी। तो ये 2 मेथड है, 2 कैटेगरी है रेफ्रिजरेशन का, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन और क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन। नॉर्मली हमारे फ्रिज वगैरह, हमारे एसी वगैरह में क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिवर्स कार्नोट साइकिल, जो कि एयर रेफ्रिजरेशन उसी पे बेस्ड है, रिवर्स कार्नोट साइकिल पे। रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है। इस साइकिल में हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी। सपोज इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी आर T1, P1, V1 एंड S1 रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि इस साइकिल में इनिशियल जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और एंट्रोपी है वो T1, P1, V1 और S1 है। T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, S फॉर एंट्रोपी।
तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी है वो T1, P1, V1 एंड S1 है। ठीक है, तो ये जो कार्नोट रिवर्स कार्नोट साइकिल है, इसमें इस साइकिल में जो हमारा रेफ्रिजरेंट यूज किया गया वो गैसियस फॉर्म में है, वो पूरा ही पूरा एयर फॉर्म में है। तो सपोज करने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे का हमारा क्या डायरेक्शन होगा, पीवी एंड टीएस डायग्राम। आगे का डायरेक्शन होगा हमारा पीवी एंड टीएस डायग्राम। ठीक, पहले आते हैं हम पीवी डायग्राम पे। पीवी डायग्राम को समझने से पहले एक छोटा सा मैं फिगर बना दे रहा हूँ। कई बार आपको समझा चुका हूँ, आपको पता भी होगा। ये कंप्रेसर था हमारा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये एक्सपेंशन वाल्व था। ये हमारा था कंडेंसर, सी फॉर कंडेंसर। ये हमारा था ईवी, ईवी फॉर इवापोरेटर। इवापोरेटर था, एक्सपेंशन वाल्व, कंडेंसर। इधर से जो हमारे लेटेंट हीट थी वो बाहर जा रही थी, इधर से लेटेंट हीट हमारा अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा था। ठीक है, इस फिगर को ध्यान में देते हुए मैं पीवी डायग्राम को अच्छे से एकदम वेल डिफाइंड समझा दे रहा हूं। ठीक, ये पी से प्रेशर लाइन हो गई, वॉल्यूम लाइन। ठीक है, अब पहले प्रोसेस में क्या हुआ कि रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में प्रवेश किया। जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में प्रवेश करेगा तो कंप्रेसर क्या काम करेगा, कंप्रेसर में लगे होते हैं पिस्टन, वो क्या काम करेंगे, वो कंप्रेस करना चालू कर देंगे। जब कंप्रेस करेंगे, किसी चीज को आप कंप्रेस करते हैं तो उसकी वॉल्यूम जो है वो घटती चली जाती है। वॉल्यूम घटने के साथ साथ टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने लगता है। अगर कोई सिलेंडर पिस्टन है, अगर सिलेंडर पिस्टन में अगर आप कोई सीरीज नीडल ले लीजिए, जो नीडल होता है उसको कंप्रेस करेंगे आप तो उसकी वॉल्यूम जो है वो घटती चली जाएगी। अगर आगे की तरफ से आप हाथ लगा देंगे और उसको कंप्रेस करेंगे तो वहां का जो टेम्परेचर है वो बढ़ती चली जाएगी। वॉल्यूम घटती चली जाएगी और टेम्परेचर बढ़ती चली जाएगी। तो माना कि मैंने प्रोसेस यहाँ से शुरू किया था अपना। ठीक है, अब प्रोसेस शुरू करने के बाद ठीक है, माना कि एक प्रोसेस मैंने यहाँ शुरू किया, 1 से 2 प्रोसेस गया। यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक क्यों बोला, आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एडियाबैटिक। यहाँ पे ना तो टेम्परेचर आपका अंदर आएगा ना टेम्परेचर बाहर जाएगा। ठीक है, इसे एडियाबैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमारा फर्स्ट से सेकंड हुआ, ये कंप्रेशन हुआ है, यहाँ पे कंप्रेसर जो है वर्क किया है। ठीक है, वर्क करने के बाद क्या हुआ, इसको हम डॉटेड लाइन से अगर नीचे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा V1। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से हम नीचे लेके जाते हैं यदि, तो ये हो जाएगी हमारी V2। V1 V2, V1 ज्यादा था, V2 कम है, तो वॉल्यूम जो हमारा हुआ वो कम होते चला गया, वॉल्यूम हमारा कम होते ही चला गया। ये आ जाएगा हमारा P2, ये है हमारा P1। ठीक है, प्रेशर क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया है, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया है, परंतु जो वॉल्यूम है वॉल्यूम हमारी डिक्रीज हुई है। तो आइसेंट्रोपिक जो कंप्रेशन हुआ है वो हमारा फर्स्ट से सेकंड में हुआ है। अब सेकंड से थर्ड प्रोसेस में कंडेंसर में आने के बाद हमारा हीट रिजेक्शन होगा। ठीक है, हीट रिजेक्शन होगा, हीट रिजेक्शन होगा, इसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब जहां आइसोथर्मल वर्ड आया वहां समझ लीजिए आपके टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा, सिर्फ कांस्टेंट लाइन होगा टेम्परेचर का। ठीक है, थ्री प्रोसेस तक आया, इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। ठीक है, कंडेंसर में आने के बाद जो हमारी प्रेशर होगी
जो प्रेशर होगी वो तो इंक्रीज करेगी, कंडेंसर में आने के बाद जो प्रेशर होगी वो तो इंक्रीज करेगी, परंतु जो वॉल्यूम होगा वो और अभी भी घटेगा, वॉल्यूम जो है वो और भी घटेगा। ये हो जाएगी V3, ठीक है, ये हो गई हमारी V3। ठीक, अब थर्ड प्रोसेस के बाद अब होगा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में आने के बाद कुछ इस तरीके की लाइन आएगी हमारी, ठीक है। एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन में आने के बाद वॉल्यूम थोड़ी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व में जब लिक्विड आती है तो लिक्विड जब यहाँ से बाहर निकलती है तो लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में रहती है, तो लिक्विड तो अपना कुछ ना कुछ जगह तो ले ही लेगा, और जो वेपर रहेगा, वेपर तो आप कहीं भी बिखेर देंगे, वेपर तो हमेशा कंटेनर पे एग्जर्ट करेगा प्रेशर, वेपर हमेशा कंटेनर पे एग्जर्ट करेगा प्रेशर, इसलिए एक्सपेंशन वाल्व से निकलते समय वो जो पूरा वॉल्यूम है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही चला जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ता ही चला जाएगा, परंतु जो प्रेशर है, अब प्रेशर भाई रिलीज हो गया, एक्सपेंशन वाल्व से निकला तो प्रेशर रिलीज हो गया, जब प्रेशर रिलीज होगा तो प्रेशर घटता चला जाएगा, ठीक है। प्रेशर देखिए, आप यहाँ पे देखिए, प्रेशर जो है वो यहाँ पे आ गया, प्रेशर यहाँ पे आ गया, P3 पे था, P3 प्रेशर था, P3 से P4 पे चला आया, ठीक है, तो प्रेशर घटा परंतु वॉल्यूम जो है वो बढ़ी। अब P4 से प्रोसेस P1, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इवापोरेटर लगा था, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पे उसके टेम्परेचर को वो एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो इवापोरेटर में जो होगा वो लेटेंट हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, तो लेटेंट हीट जब एब्जॉर्ब होगी, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा ये डॉटेड लाइन से V4, ठीक है, ये हो गई V4। तो प्रोसेस 4 से, और ये तो आइसोथर्मल हो गया, ये भी 3 से 4 भी होगी हमारी आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगी, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगी, ठीक है। और जो 4 से 1 है वो होगी हमारी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इवेपोरेटर में आने के बाद, इवेपोरेटर में 4 से 1 में इवेपोरेटर में ही रहेगा रेफ्रिजरेंट, तो इवेपोरेटर में आने के बाद जो उसकी वॉल्यूम है वो और भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि भाई जब यहाँ एक्सपेंशन वाल्व में प्रवेश किया था तो थोड़ा लिक्विड था, थोड़ा वेपर था, थोड़ा वेपर जो था वो क्या काम किया, वो स्पेस को कवर कर लिया था, तो इसलिए वहां पे वॉल्यूम बढ़ गई थी। अब इवेपोरेटर में क्या काम करेगा, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके जो लिक्विड था वो भी वेपर में बदल गया, तो जितना ज्यादा वेपर रहेगा, जितना ही ज्यादा वेपर रहेगा उतना ज्यादा वॉल्यूम स्पेस घेरेगा, जितना ज्यादा ही वेपर रहता है उतना ज्यादा स्पेस घेरता है, तो 4 से 1 में आते वक्त हमारा जो लिक्विड था वो पूरा ही पूरा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ गई, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गई, परंतु जो प्रेशर था, प्रेशर घट गया, प्रेशर हमारा घट गया, क्योंकि अब एक्सपेंशन वाल्व में कोई प्रेशर नहीं लगा हुआ है, एक्सपेंशन वाल्व में अगर प्रेशर आप लगा देंगे तो रेफ्रिजरेंट बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा, रेफ्रिजरेंट बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा, तो आपको सीओपी बहुत कम मिलेगा, सीओपी आपको कम बहुत मिलेगा तो आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बहुत कम मिलेगा, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम मिलेगा तो आपको कोई फायदा नहीं है रेफ्रिजरेंट का प्लांटिंग करने से या रेफ्रिजरेंट का यूज करने से, ठीक है। तो 4 से 1 प्रोसेस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ, तो ये हो गई हमारी पीवी डायग्राम, ये पीवी डायग्राम हो गई। आशा करता हूं कि आपको पीवी डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम टीएस डायग्राम। टी फॉर टेम्परेचर, एंड एस फॉर एंट्रोपी। 1 से 2 प्रोसेस में गया, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा हमारा, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में प्रवेश किया है इसलिए कंप्रेशन हो रहा है, तो 1 से 2 में टेम्परेचर बढ़ती रहेगी, परंतु एंट्रोपी जो होगी हमारी कांस्टेंट रहेगी। अब 2 से 3 प्रोसेस में कंडेंसर लगा हुआ है,
ठीक है, कंडेंसर लगा हुआ है। जब कंडेंसर लगा हुआ है तो टेम्परेचर क्या काम करेगी, क्योंकि देखो कंप्रेसर कंडेंसर लगा हुआ है तो टेम्परेचर को बाहर निकाल रहा है, टेम्परेचर को बाहर निकाल रहा है। जब टेम्परेचर को बाहर निकाल रहा है तो टेम्परेचर घटेगी ऑटोमेटिकली, तो टेम्परेचर 2 से 3 प्रोसेस तक आ जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, सॉरी एक मिनट। 1 से 2 प्रोसेस में कंप्रेसर लगा था, 1 से 2 प्रोसेस में कंप्रेसर लगा था तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, परंतु इंट्रोपी कांस्टेंट थी। ठीक है, और 2 से 3 में जो इंट्रोपी है वो घटेगी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब 3 से 4 प्रोसेस में एक्सपेंशन वाल्व लगा था। एक्सपेंशन वाल्व लगा था, एक्सपेंशन वाल्व क्या किया कि लिक्विड के फ्लो को, लिक्विड के प्रवाह को वो कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने की वजह से जो टेम्परेचर थी हमारी, टेम्परेचर जो थी हमारी थी वो, तो T4 से T1 में क्या हुआ था, इवापोरेटर लगा था। इवापोरेटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। यदि वो हीट को एब्जॉर्ब किया, यदि वो हीट को एब्जॉर्ब किया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और एंट्रोपी जो होगी हमारी वो बढ़ जाएगी। तो S1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा, यहाँ पे S4 इज इक्वल टू S3 हो जाएगी। ठीक, और ये टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर वाली लाइन है ये, इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगी T3 इज इक्वल टू T2, ये हो जाएगी T4 इज इक्वल टू T1। ठीक है, ठीक। प्रोसेस 1 से 2 में क्या हुआ था, प्रोसेस 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो हमारी वॉल्यूम थी वो घटी थी और प्रेशर इंक्रीज हुआ था। ठीक, अब प्रेशर 2 से 3 पे आते हैं। यहाँ क्या हुआ था, ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन भी बोल सकते हैं इसे, या हीट रिजेक्शन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंडेंसर में हीट क्या होता है, हीट को बाहर निकाल दिया जाता है, लेटेंट हीट को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस में Q2 माइनस Q3 Q2 माइनस 3 इज इक्वल टू T2 S2 माइनस S3। 2 से 3 प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस, S2 माइनस S3 भी बोल सकते हैं, या तो S1 माइनस S4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और आते हैं हम प्रोसेस 3 से 4 पर। तो प्रोसेस 3 से 4 जो है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन वाल्व लगा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जहां तो ना ही टेम्परेचर अंदर आएगा ना तो टेम्परेचर बाहर जाएगा। अब आते हैं लास्ट प्रोसेस पे, प्रोसेस 4 से 1, जो कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का ये मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो ये होगा Q14 इज इक्वल टू T1 S2 माइनस S3। तो ये दो चीज को हम दिमाग में एकदम बैठा लेना है, क्योंकि ये सीओपी। अब रिवर्स कॉर्नर साइकिल में हम सीओपी फाइंड करते हैं। ठीक है,
रिवर्स कार्नोट साइकिल में सीओपी फाइंड करते हैं। COP is equal to absorbed heat upon work डन। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, COP is equal to absorbed heat upon reject heat minus absorbed heat। ठीक है, तो COP इज इक्वल टू एब्जॉर्ब हीट क्या था, हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ था, कहाँ हुआ था, हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ था इवेपोरेटर में। तो इवेपोरेटर में जो हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ था वहाँ यही आया था कि T1 ब्रैकेट में S2 माइनस S3। ठीक है, रिजेक्शन कहाँ हुआ था, कंडेंसर में हुआ था, तो कंडेंसर में ये निकल के आया था कि T2 S2 माइनस S3। अब एब्जॉर्प्शन हीट वही सेम चीज, T1 S2 माइनस S3। ठीक है, अब जो यहाँ पे COP होगी वो क्या होगी कि T1 अपॉन T2 माइनस T1 S2 माइनस S3 कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा S2 माइनस S3, S2 माइनस S3, S2 माइनस S3 कैंसिल हो गया। COP जो हमारी निकल के आएगी वो इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल की COP निकल के आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। और चौथे चैप्टर का जो भी कुछ टॉपिक बच रहा है वो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।